लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इंडिगो संकट पर सरकार और डीजीसीए दोनों ने चाबुक चलाया है। विमान मंत्री ने साफ कहा है कि इंडिगो पर जवाबदेही तय हो रही है। एविएशन मिनिस्ट्री की इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई अब दिखाई दे रही है। इंडिगो की उड़ानों में पहले 5% की कटौती हुई, अब 10% की कटौती का आदेश अभी ताजा आ चुका है। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत है। कल भी मंत्री ने 5 बड़े प्लेयर्स की कैपेसिटी की बात कही थी। फिलहाल तो इंडिगो संकट अभी भी बरकरार है। पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए और समझिए कि कहां तो हम अपना प्रोजेक्ट उड़ान लेकर चले थे, यानी कि कहां तो भरनी थी उड़ान और कहां एविएशन सेक्टर एक तरह से हो रहा है धीरे धीरे धड़ाम। क्यों, आगे क्या करना है, विस्तार से चर्चा खास मेहमानों से। रिपोर्ट देखिए। इंडिगो संकट देश के एविएशन सेक्टर के लिए बदनुमा दाग साबित हुआ है। देश में कई एयरलाइंस आईं और बंद भी हो गईं, लेकिन यात्रियों की जो अफरा तफरी इंडिगो के चलते दिखी, वो पहले कभी नहीं दिखी थी। यही वजह है कि इंडिगो की जितनी बड़ी संख्या में फ्लीट नहीं है, उससे कहीं अधिक सवालों के घेरे में है इंडिगो। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय एविएशन सेक्टर की दिग्गज इंडिगो आसमान पर उड़ने की जगह जमीन पर आ चुकी है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को मंजिल नहीं, मुसीबत मिल रही है। बीते 2 दिसंबर से शुरू हुआ यह संकट आज 8वें दिन भी जारी है। तो वहीं इंडिगो की वजह से शुरू हुए इस संकट ने अब सरकार को भी सख्त एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा एक्शन लेते हुए इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया है। तो वहीं डीजीसीए का हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाली उड़ानों की संख्या कम करने का आदेश भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी को सिंगल फ्लाइट ऑपरेशन से भी बचने की सलाह दी गई है। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि किसी भी एयरलाइंस को, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यात्रियों को संकट में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि डीजीसीए ने इंडिगो के सीनियर लीडरशिप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और विस्तृत जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एविएशन मिनिस्टर के उस बयान ने इस बहस को और भी जोर दे दिया है कि क्या वाकई देश के एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का सही वक्त आ चुका है। India today has the capacity of 5 big airlines. We are talking about 2 airlines, but the capacity, the demand that India is creating today, we need to have 5 big airlines. And that has been the efforts from the ministry to encourage more airlines to come in. This house would also remember, sir, we have passed a legislation regarding the Cape Town Convention. तो वहीं इंडिगो के सीईओ का बयान आया है कि उड़ानों का ऑपरेशन सामान्य हो रहा है। आज सभी 138 रूट्स पर उड़ान संचालित हुई, जिसके तहत 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। इंडिगो अब भी इस संकट पर पहले की तरह ही यही राग अलाप रही है कि आंतरिक स्तर पर मामले की असल वजह का पता लगाने में कंपनी जुटी है और सरकार के साथ इंडिगो का पूरा सहयोग है। लेकिन अभी तक इंडिगो ने ये नहीं बताया कि आखिर ये इतनी बड़ी बला आई ही क्यों। December 5th, we could only fly 700 flights. Thereafter, gradually yet steadily improving to 1,500 on 6th, 1,650 on 7th, 1,800 yesterday, and today more than 1,800. As of yesterday, we are back of flying to all our 138 destinations in our network, and our on-time performance has also been normalized. इंडिगो के संकट से इतर ये बात करना भी जरूरी है कि 2016 में शुरू हुई मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान का मकसद था कि देश के छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को एविएशन नेटवर्क से जोड़ा जाए। इस सपने को साकार करने के लिए बीते 9 सालों में 93 एयरपोर्ट से करीब 650 फ्लाइट रूट्स ऑपरेशनल हुए हैं और अब विकसित भारत 2047 के मिशन के तहत 350 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल करने का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन इंडिगो के ताजा संकट ने भारत के एविएशन सेक्टर के उड़ान भरते भविष्य पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिसे अब सरकार सही रोड मैप, बेहतर स्ट्रेटजी और एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ही हासिल कर सकती है। एविएशन सेक्टर की बेहतरी के लिए भी यही बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर सबसे पहले दे दें। इंडिगो से जुड़ी हुई सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है इंडिगो पर, और सरकार ने अब इंडिगो को बड़ा झटका देते हुए एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के आदेश के बाद इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती के आदेश दे दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? सरकार ने साफ साफ यह आदेश दिया है कि इंडिगो की जो विंटर शेड्यूल है उसमें कम से कम 10% की कटौती की जाए। इसके अलावा कुछ और भी कार्रवाइयां उठाई गई हैं, की गई हैं। डीजीसीए को निर्देश दिया गया है कि जो पुराना शो कॉज नोटिस था उसको आप संशोधित कीजिए, नया नोटिस जारी कीजिए, स्थिति की निगरानी कीजिए, जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी कीजिए। तो पहले 5% कटौती की बात कही गई थी, शाम होते होते ये बड़ी खबर आई और अब 10%। जी बिजनेस ने अपने तमाम रिपोर्टिंग और एनालिसिस में 5 से 11% की संभावित कटौती की बात पहले ही कह दी थी। तो ये जी बिजनेस की खबर पर एक तरह से मोहर लगी है और इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, आपकी एक और इनपुट पर मोहर लगी है, 10% की कटौती, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब साफ साफ है कि अपनी रिपोर्टिंग बहुत जिम्मेदार तरीके से करता है और हमने लगातार इस चीज को कंज्यूमर के एंगल से पूरी खबर को देखा था और कंज्यूमर के सेंट्रिक जितने भी डिमांड्स थी हमने देखा। हमने एयरफेयर पे बात कही, एयरफेयर पर सरकार ने कैपिंग लगाई। हमने इंडिगो की पूरी मनमानी पे बात कही तो उस पर सरकार ने पेनल्टी एक्शन लिया। अब डीजीसीए का ये आदेश हमने सवेरे जो लाइव दिया था उसमें ये साफ कहा था कि 8 से 11% तक की कटौती कर सकता है और डीजीसीए ने ये आदेश जारी भी कर दिया है अब। और ये 11%, ये जो 10% की कटौती है उनके विंटर शेड्यूल से होगी, यानी कि रोजाना जो फ्लाइट्स ऑपरेट करता है इंडिगो लगभग 2200, उसमें 10% की कटौती, जिसका मतलब ये हुआ कि रोजाना की 220 से 230 फ्लाइट जो है इंडिगो अब कम उड़ान भर सकेगा। ये आधिकारिक तौर पर डीजीसीए ने इंगित कर दिया है। डीजीसीए ने जानकारी दे दी है इंडिगो को और ये साफ कहा है कि कल यानी कि 10 तारीख को शाम 5 बजे तक रिवाइज शेड्यूल आपको जारी करना होगा। डीजीसीए को बताना भी होगा और वेबसाइट पे भी डालना होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10% कटौती की गई है फ्लाइट कैपेसिटी में, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये किसी उद्देश्य को लेकर की गई है या सजा दी गई है इंडिगो को? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साफ तौर पे है इंडिगो को सजा देना, क्योंकि अभी तक की जो पूरा जो फियास्को है वो इस बात पे ही था कि एफडीटीएल की वजह से उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी। उनके पास पर्याप्त संख्या में जहाज नहीं है, उनके पास पर्याप्त संख्या में पायलट्स नहीं है, कैबिन क्रू नहीं है और यही वजह थी सबसे बड़ी कि वो पूरा ये जो एपिसोड था कैंसिलेशन का और डिलेज का वो शुरू हुआ। लिहाजा सरकार ने उनकी पूरी जो उपलब्ध फ्लीट है उसको ध्यान में रखते हुए, उनके पास जो मौजूदा स्ट्रेंथ है कैबिन क्रू की, पायलट्स की, उसको ध्यान में रखते हुए कर्टल किया है। और ये जो कर्टल है वो साफ तौर पे उन रूट्स पर है जो कि इंडिगो के लिए सबसे हाई डिमांड और हाई फ्रिक्वेंसी वाले रूट्स हैं, यानी कि हाई डिमांड वाले रूट्स पर कर्टल करके फ्लाइट्स को सरकार ने दो तरफा एक तरह से उनको कही तो सजा दी है। पहला तो ये कि आपके जो डिमांड वाले रूट्स हैं उन पे आप कम उड़ेंगे और दूसरा फ्लाइट की संख्या कम कर दिए तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो प्लानिंग के लिए ज्यादा समय हो जाएगा, यानी कि कंज्यूमर को के लिए तो एक बेनिफिट है। और ये जो रूट्स होंगे, ये जो डिमांड के जो रूट्स होंगे हाई फ्रिक्वेंसी वाले, वो अब अन्य फ्लाइट्स को दिए जाएंगे, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और आकाशा, यानी कि कंज्यूमर के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे और इंडिगो के लिए एक सजा के तौर पर हो जाएगी। कल शाम तक 5 बजे तक उनको रिवाइज शेड्यूल देना है और कल ही इंडिगो के सीईओ को पेश भी होना है, जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसके सामने। तो कल क्या एक्शन होगा वो देखने होगा, क्योंकि कल जो एक्शन होगा वो लेट लतीफी पे होगा, ग्राहकों को पूरी जानकारी सही समय पर नहीं देने पर होगा, उनका सामान नहीं पहुंचाए जाने पर होगा, अनप्लान्ड कैंसिलेशन पर होगा। तो कई सारे बिंदु हैं जो कि कल की जांच के दायरे में होंगे। जी एब्सोल्युटली। और ये 10% करने का एक और बड़ा रीजन ये भी है कि ऑपरेशंस ताकि स्थिर हो पाए और कैंसिलेशन घटे, यानी कि गवर्नमेंट अब इंडिगो की बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। आज सीईओ पीटर एल्बर्ट्स का बयान आया कि भाई अब सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन सोचिए उनके बयान के आश्वासन के बावजूद 10% घटाया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अब इंडिगो की बातों में नहीं आ रही है। ये पहले हो जाना चाहिए था, हम तो ये कहते हैं डीजीसीए और गवर्नमेंट को ये पहले कर देना चाहिए था, बट अब आए, देर आए दुरुस्त आए और संभावित जो मुश्किलात होंगी उम्मीद करते हैं कि कम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश, बहुत अच्छी आपने इनपुट्स दिए हैं, शुरू से आप लगे रहे इस पूरे मामले में, आपने लीड बना के रखी, बहुत बहुत बधाई।
एंड थैंक यू, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। आइए अब रुक करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। तीनों खास मेहमान डॉक्टर सनत कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी उड्डयन मंत्रालय एंड चेयरमैन इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन एरोस्पेस एंड ड्रोन्स। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कौल आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं खास मेहमान JN गुप्ता सर, फाउंडर एंड MD स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज एंड फॉर्मर ED सेबी। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुप्ता सर हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी, देश के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कौल, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये 10% कटौती के बाद आपको लगता है कि सरकार जो इंटेंट दिखा रही है वो इस ओर जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है जो बात कल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कही कि हमारे देश में अभी 5 बड़ी एयरलाइंस के लिए स्पेस है, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि अब इंडिगो की मोनोपोली नहीं रहेगी सर आगे? जी हाँ, पर ये भी कहूंगा मैं कि इंडिगो ने एक स्ट्रेटजी रखी थी जो कि बड़े लार्ज ऑर्डर्स किए थे, उससे उनको हवाई जहाज सस्ते भी मिले, उन्होंने लीज बैक भी किया, लीज करके फिर वापस ले लिया। तो कई उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थी जो कि उनके लिए सक्सेसफुल रही। अब नई जो एयरलाइंस आएंगी इनको फ्लाइट ड्यूटी FTTL का पूरा रेगुलेशन जो नया आया है उसको मानना पड़ेगा और उनको कैपेसिटी मिलेगी। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि मोनोपोली या मोनोप्सनी अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आता है, उसमें वायलेशन हो जाते हैं। और जैसे अभी हुआ कि फिर अगर आपके पास एक एयरलाइन का कुछ गड़बड़ हो जाता है तो दूसरी एयरलाइन होनी चाहिए। अब इनकी जब 60% कैपेसिटी इनके पास थी तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये खाली एविएशन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये किसी सेक्टर में। अब जैसे आपका टेलीकॉम सेक्टर में भी 2 ही टेलीकॉम बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो इस तरह देखना पड़ता है। और पहले मोनोपोली एक्ट भी था, आजकल कंपटीशन एक्ट है। ये इन लोगों को देखना चाहिए कि ये चीज़ कैसी है। और दूसरी बात ये भी ज़रूर है कि जहां बड़ी बड़ी एयरलाइंस आ जाती हैं जिनका कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी जो मोनोपोली में आ जाते हैं, पर उनको एडवांटेज भी मिलता है जो कि स्केल का मिल जाता है कि बड़ा स्केल है, इसलिए उनको थोड़ा कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है उनके लिए, तो उसमें एडवांटेज मिलता है। तो ये बड़ी गहरी समस्या है, इसको ठीक से स्टडी करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एंड आज की स्थिति ये हो गई है। बिल्कुल ठीक किया आज, जी आज बिल्कुल ठीक किया सरकार ने। राइट सर। मैं अभी आपका और एनालिसिस चाहूंगा, लेकिन मैं गुप्ता सर आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता सर क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बड़ी बारीकी से विश्लेषित भी करते हैं। गुप्ता सर हमें बताइए कहां आपको बोर्ड में, क्योंकि आप देखिए 2 साल से ये सब कुछ चलता रहा और एक तरह से जो मोनोपोली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से टू बिग टू फेल नैरेटिव एक तरह से इंडिगो के बोर्ड ने या उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये गुमान लेकर एक तरह से चल रहे थे। और अब कहा यह जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि वो लगातार मैनिपुलेट कर रहे थे। तो कहां सर गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल पर अब प्रोब आगे बढ़ानी चाहिए? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, पहले तो नमस्कार। मैं बोलना चाहूंगा कि अपने देश में एक बाहुबली कल्चर है। बाहुबली कल्चर ये है कि मैं तो पावरफुल हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ यहां से आती है। जैसे बोला गया कि टू बिग टू फेल, तो अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं, एयरलाइन सेक्टर मेरे 60% मेरी कैपेसिटी है, 60% मेरी मार्केट शेयर है, तो मेरी किसी भी प्रॉब्लम से जो जनता को प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अब आप ये सोचिए कि जब 2 साल पहले डिसीजन लिया गया था कि हमको FDTL इम्प्लीमेंट करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कल पता लगा कि करना, 2 साल से पता लग गया था, बट ये था कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब रहा जो इन्वेस्टिगेशन का बात है, देखिए इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज है, बट आगे क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन का विषय यह है कि हमको देखना पड़ेगा कि बोर्ड ने किस किस समय पे क्या क्या एक्शन लिए। क्या बोर्ड को मालूम था कि ये FDTL सर्कुलर है और क्या इंडिगो उसको पालन कर रही है। दूसरा, बोर्ड को एक ये बहुत जरूरी करना पड़ेगा
कि इंडिगो ने जो अभी मैसेज दिया कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो वेदर की वजह से है, इसकी वजह से, उसकी वजह से और एफडीटीएल की वजह से है। तो मेरा कहना है अगर बाकी एयरलाइन में ये सब कॉमन फैक्टर के बाद प्रॉब्लम नहीं आई तो आप में प्रॉब्लम क्यों आई, ये एक चिंता का विषय है। दूसरा है कि डिस्क्लोजर्स की प्रॉब्लम है। जैसे मैं देख रहा था कि जो इनको शो का नोटिस एक अगस्त में भी इशू हुआ था नॉन स्टैंडर्ड फ्लाइट सिमुलेटर यूज करने का, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं किया था। तो क्या ये डिस्क्लोजर का इशू है? एक ये है वन साइड में। दूसरी साइड में कि हमको देखना चाहिए कि हम ये सिचुएशन में कहाँ से आए और कैसे आए। करेक्ट। देखिए, एयरलाइन बिजनेस एक ऐसा नहीं कि हम और आप टैक्सी चलाने लगे। एयरलाइन बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। अब आप देखिए कि हम लोग पास आज 1 दर्जन एयरलाइन हुआ करती थी आज से 10-15 साल पहले, वो धीरे धीरे सब खत्म होती गई। ये कैसे हुआ? क्या इसमें कहीं मोटिवेशन था, कहीं पे सपोर्ट था कि हम एक एयरलाइन को डुबा के दूसरी एयरलाइन को डेवलप करने दें? अब दूसरा है हमारा लीगल सिस्टम सबसे ज़्यादा अपने को परेशान करने वाला है। जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन जो है पिछले 6-7 साल में नहीं हो पाया है। जो उसका बैंक्रप्सी वाला रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, कहीं कभी किसी कोर्ट में फंस जाता है, कभी किसी कोर्ट में फंस जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब पैसेंजर कोई भी पेशेंट आईसीयू में होता है तो यू कैन नॉट वेट फॉर 15 डेज की रिपोर्ट ये आएगी वो आएगी करेंगे, उसको तुरंत इलाज करना पड़ता है। करेक्ट। तो अब आप देखिए कि किंगफिशर नहीं रही, गो एयर नहीं रही, जेट नहीं रही, तो ये सारा जो कैपेसिटी है और जो पैसेंजर है सब इनके ऊपर आ गए। अब ये कहता मनमानी होती है जी। दूसरा मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि ट्रांसपेरेंसी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम आप सबने टिकट बुक कराए हैं और जब टिकट बुक करा के बाई चांस हम लोग नहीं जाते हैं तो 5,000 रुपए के टिकट में कैंसिलेशन का 500 रुपये मिलता है, 700 रुपये मिलता है। हाँ। और यही एयरलाइन सब जगह जब जाती हैं तो बोलती है कि यूजर डेवलपमेंट फी बहुत ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा है, बट कैंसिलेशन के टाइम वो सब गायब हो जाती है। तो हमारा बहुत पुअर एक्सपीरियंस रहा है सर। और क्योंकि आपने एक नया ट्रांसपेरेंसी का इशू छेड़ा है, मैं आगे आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ट्रांसपेरेंसी का जो मसला है इतने समय तक क्या डीजीसीए का ब्लू आइड बॉय बना रहा इंडिगो? हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे तो आपने सही सवाल उठाए कंज्यूमर एंगल से, बट जो गवर्नेंस के लेवल पे लगातार बार बार आप एग्जेम्पशंस लाते रहे। आपके लिए जो लीनियंट प्रोब्स के हम जब देख रहे हैं, स्पेशली बहुत सारे इंसिडेंसेस हम उस पर बात करेंगे, बट अभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हर्षवर्धन सर हमें बताइए जो 5 बड़ी एयरलाइंस को भारत में बनने में और पनपने में, क्योंकि बनी तो हैं, कई सीन से गायब भी हो गई, अभी भी हमारे पास कुछ स्कोप बचे हुए हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं सर कि इस पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ एक खिलाड़ी पनप जाता है, बाकी सीन से गायब हो जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग भी हैं उनका भी अगर एयर इंडिया को छोड़ दें तो 10% के मार्केट शेयर पर सिमट कर बने हुए हैं सर? क्या ऐसे कारण हैं हर्षवर्धन सर? मुझे लग रहा है हर्षवर्धन सर के साथ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। डॉक्टर कॉल में आप ही के पास आऊंगा इसी सवाल में। क्या ऐसी चीजें हैं सर जो हमारी दूसरी एयरलाइंस को बड़ा होने में से रोक रही हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब इंडिगो ने एक ऑन टाइम एयरलाइन रखी और इन्होंने जो अपना परचेजिंग कैपेसिटी रखी, कभी 100, 200, 500 प्लेन एक साथ ऑर्डर करते थे, उसमें बड़ा डिस्काउंट मिलता है, उसको फिर वो लीज भी करते थे, बेचते भी थे, कुछ खुद रखते थे। तो इनका सिस्टम बड़ा इन्होंने एक यूनिक बनाया था जो इंडिया में अभी तक नहीं था, तो उससे भी सक्सेस हुई। उसके बाद इन्होंने एक एयरलाइन चलाई लो कॉस्ट, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इसको टाइम से चलाएंगे, और टाइम से चलाया इन्होंने। इनका सबसे ज्यादा रहता था टाइमली। तो ये चीजें, कुछ मैनेजमेंट तो ठीक था, पर इसमें पैसेंजर का जो रोल होता है कि पैसेंजर की कन्वीनियंस, उसको जरा उन्होंने कम देखा। पर वो कह रहे थे कि देखिए, आपको सस्ती एयरलाइन चाहिए तो फिर हम सब चीज नहीं देख सकते हैं जी। तो इसके बहुत प्रोज और कॉन दोनों हैं। पर हुआ ये कि अब असली में तो ये हुआ कि इसका हशर ये हुआ कि जब ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन आ गई तो उसको ये कोप नहीं कर सके उन्होंने, और पायलट नहीं लिए। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो
सिस्टम सर है जिसमें आपने बोला है, वो कोप नहीं कर सके। मैं सर इसी इंटेंशन पे मैं आना चाह रहा था। हर्षवर्धन सर, क्या ये पहले से प्लानिंग चल रही थी, बोर्ड में इग्नोरेंस चल रहा था कि लगातार आपकी साल भर तक की, तो मैं जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं कि बोर्ड मीटिंग्स में एफडीटीएल का जिक्र ही नहीं हुआ, तो या तो आपने बहुत हल्के में लिया एफडीटीएल को, या फिर आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर किया कि समय आ गया तो देख लेंगे, डीजीसीए में तो अपने लोग हैं। मतलब इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि डीजीसीए में भी बहुत सारे एक्सेस थी। तो क्या लग रहा है सर आपको, इंडिगो अब कितने बड़े संकट में फंसने वाला है? जाहिर है इंडिगो को, जो मेरा अपना मानना है कि इस बात की कोई वो एश्योरेंस रही होगी या उनको लगा होगा कि इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किसी न किसी स्टेज पे डिले होगा और उनको मार्जिन मिल जाएगा, और उनका ये अटैम्प्ट रहा होगा, सारे ऑपरेटर्स का ये अटैम्प्ट ये रहा होगा कि ये पॉलिसी किसी तरह से इम्प्लीमेंट ना हो। तो ये जो अभी शुरुआती दौर से ही बातचीत चल रही है कि कहीं ना कहीं इंडिगो का प्रयास है कि एक तरह से गवर्नमेंट को एक अपनी मसल पावर दिखाई जाए और देश को दिखाई जाए ताकि इस पॉलिसी को वापस करें। वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बैकफायर करा है, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और 10% जो उनकी फ़्लाइट कटौती करी है, उसका मेन कारण ये है कि उन्होंने जो अपनी मैन पावर स्ट्रेंथ दिखाई थी उसमें 10% का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा था, तो शायद उसको मानक मान के उन्होंने 10% की उनकी फ़्लाइटें रिड्यूस करी हैं और उनको पीक सेक्टर्स पे दिखाया है। पर इसके थोड़े बहुत इम्प्लिकेशंस, जहाँ पे इंडिगो को स्ट्रीमलाइन होने में मदद मिलेगी, पर इसके थोड़े बहुत इम्प्लिकेशंस इंडस्ट्री को हैं। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ चल रही थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। बट सर, क्या इसमें जो 10% जो घटाया है हर्षवर्धन सर, क्या इसमें दूसरी एयरलाइंस के लिए एक स्पेस बन रहा है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े? अब नहीं, उनको अभी भी जो गैप है उसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा फेयर्स देखिए, थोड़े फेयर फर्म अप होंगे। और मेरा मानना है कि सरकार ने जो एक दूसरा इनिशिएटिव अभी लिया है जिसमें उन्होंने फेयर्स की सीलिंग करी है कि आप 15,000 या 20,000 रुपये से ज़्यादा डिफरेंट स्टेज लेंथ पे नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से इस तरह की पॉलिसी उन्हें एक परमानेंट बेसिस पे लानी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अनलाइक यूरोप और यूएस, कि एक तो हमारा जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, जिसे हम यहाँ पे कंपटीशन कमीशन कहते हैं, वो एक तरह के नॉन एग्जिस्टेंट हैं, और कंपटीशन कमीशन जो है वो एक सेरेमोनियल बॉडी बनकर रह गया है, कोई इफ़ेक्टिव रोल उनका नहीं है। और दूसरा जो कंज्यूमर फोरम्स हैं, उन कंट्रीज़ में कंज्यूमर राइट्स ग्रुप जो है वो बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ उस तरह की भी सपोर्ट नहीं है, तो आम पैसेंजर और आम आदमी जो है उसमें पिसता रहता है। तो मेरा मानना है कि अभी जो सरकार ने पहली बार एक इनिशिएटिव लिए हैं, तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है और पैसेंजर्स को इससे सुविधा होगी। और दूसरा फेयर कैपिंग के अलावा हर्षवर्धन सर, फेयर कैपिंग के अलावा क्या आपको लगता है कि मार्केट शेयर कैपिंग मोनोपोली को तोड़ने के लिए 50%, 49% ये करना चाहिए, ताकि मोनोपोली की स्थिति ना आए, टू बिग टू फेल का जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा कुछ हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं। इंडिगो अपने आप में मोनोपोली नहीं बनाया। जिस टाइम इंडिगो मार्केट में आया था उस टाइम जेट एयरवेज, किंगफिशर, ये दो बहुत अच्छी स्टेब्लिश एयरलाइंस ऑलरेडी थी, और गो एयर भी एक अपने, उन्होंने भी एक अच्छा साइजेबल मार्केट शेयर अपना बनाया, उतना नहीं था। और पर क्या है कि इधर विस्तारा आई, कई अच्छी एयरलाइंस आई। अब ट्रेडिशनली क्या हुआ कि पहले किंगफिशर बंद हुई, उसके बाद जेट एयर बंद हुई, स्पाइस जेट भी बीच में बंद हुई, फिर खुली, फिर दोबारा चालू हुई, विस्तारा और एयर एशिया का मर्जर हो गया। तो क्या उसकी वजह से क्या है कि इंडिगो को एक तरह से एक नॉकआउट राउंड मिल गया
और वो एक तरह से मार्केट लीडर हो गए। उनके पास कैपेसिटी थी तो उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करके मार्केट में वो घुस गए। मार्केट था, मैन पावर थी, एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑर्डर कर रखे थे तो उसका उन्हें बेनिफिट मिला। अभी जो उनके साथ सरकार को करना चाहिए वो ये है कि फर्दर एक्सपेंशन के लिए एक रेस्ट्रिक्शन करें और नए ऑपरेटर्स को थोड़ा सा इनकरेज करें। पर यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें देखिए, इंडिगो को आप पूरा ब्लेम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, ख़ासतौर पर जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इतना हॉस्टाइल है कि नए ऑपरेटर्स में या इन्वेस्टमेंट, जो हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है उसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट अभी ज़्यादा नहीं है। नहीं तो और 5-7 ऑपरेटर ऑलरेडी आ गए होते। और फिर जो हमारी ये रेड टेपेज में जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है लोगों को आने से बहुत एक तरह से हतोत्साहित करती है। तो सरकार को इन चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना होगा, तभी नए ऑपरेटर आएंगे। मोनोपोली तो आप तभी कम करेंगे ना जब आप नए ऑपरेटर्स को लाते हैं। तो उसके लिए आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा। अब आप उसको फ्रीज कर दीजिए, दूसरा आए नहीं, तो उससे तो आपकी जो ग्रोथ है उस पर भी असर पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो गलतियां हुई हैं ये एविएशन डिपार्टमेंट और डीजीसीए के लेवल पर क्या हुई हैं? गुप्ता सर, क्या आप इसमें डीजीसीए की रेगुलेटरी लीनियंसी भी देख रहे हैं? आरोप बार बार ये लग रहे हैं कि डीजीसीए ने इंडिगो को बार बार रिपीटेड एग्जेम्पशंस दिए। दूसरों के लिए आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रखते हैं, इधर आप बिल्कुल लीनियंट रहते हैं। 2003 में जब ओपन स्काई पॉलिसी आई थी, तब से जब से डीरेगुलेशन हुआ, एक एक करके जैसे हमारे सामने सारे प्लेयर्स हटते चले गए। डीजीसीए ओवरसाइट ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद 2012-13 के बाद खास तौर से ओवरसाइट बड़ा वीक रहा, खास तौर से इंडिगो को लेकर। तो आपको लगता है सर कि डीजीसीए की ओर से भी ये मोनोपोली जैसा स्ट्रक्चर बनने में मदद मिली? देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए कहना कि डीजीसीए ने ओवरसाइट इंडिगो के लिए नहीं करी, बाकी क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। राइट। बट अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि सारी एयरलाइन को प्रॉब्लम हुई, एक एयरलाइन को प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हो सकता है कि बेटर मैनेजमेंट था, बेटर कंट्रोल था, बेटर फाइनेंसेस थे, डीप पॉकेट थी, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा बिना इन्वेस्टिगेशन के कि क्या हुआ। लेकिन आप डीजीसीए की प्रॉब्लम समझो। डीजीसीए की प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ ये है कि एयरलाइन को शट डाउन कर दो, दूसरी तरफ है कि पैसेंजर्स की क्या प्रॉब्लम होगी। अभी जो डीजीसीए ने इनको एफडीटीएल का लीवे दिया है फरवरी तक, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि पब्लिक का संकट कम हो। दूसरा है कि एक जो 10% का रिडक्शन है, ये तो हमारे लिए इंडिगो के साथ फेवर है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करते तो इंडिगो की प्रॉब्लम और ज़्यादा दिन चलती। तो 10% कम करने से कम ये हो गया कि मेरी फ्लाइट नहीं करनी, हमने नॉर्मलाइजेशन कर लिया। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कारण है कि एक एक करके एयरलाइन बंद होती जा रही है। जब तक हम उस स्ट्रक्चरल डेफिसिट को ठीक नहीं करेंगे, तो आज 4 एयरलाइन हैं, 2 छोटी एयरलाइन है, ये 2 बड़ी हैं। इनमें से अगर एक और चली गई तो फिर क्या होगा? तो अपने को, और ऐसा भी नहीं है कि कल को आप पकड़ के एक आदमी को बोलो कि चलो एयरलाइन चालू कर दो और 200 प्लेन ले लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाले प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंडस्ट्री में टाइम लगता है। तो बहुत ज़रूरी है ये देखना। देखिए, कुछ कंपनी फेल हुई होंगी, उन्होंने पैसा चुराया है, डाइवर्ट किया है, बट कहीं ना कहीं सिस्टमिक इशू है जिसकी वजह से एयरलाइन को प्रॉब्लम है। दूसरा है कि अपने को जो ये आइडिया है कि 500 एयरपोर्ट होने चाहिए, 1000 एयरपोर्ट होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। इंडिया का साइज अमेरिका और रशिया जितना नहीं है। यहाँ पे हमको 200 किलोमीटर की दूर पे एयरपोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें 200 किलोमीटर की दूरी की रास्ते को अच्छी रोड बना के अच्छी लोकल ट्रेन के से करना है। हर जगह विमान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह का प्रेशर डालते रहेंगे तो जरूरी कहीं ना कहीं एयरलाइन घाटे में आएंगी। तो अपने को ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखनी है
कि हमको पैसेंजर्स को फायदा पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? एक, हमें सुविधाजनक विमान होना चाहिए, टाइम पे रन करना चाहिए, पैसा कम होना चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे कि हमें 500 एयरपोर्ट पे चलानी है तो प्लेन में लोड नहीं होगा, कॉस्ट बढ़ेगी और फिर पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्टडी की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि ये स्ट्रक्चरल चीजें जिन पे ध्यान देनी होगी। कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उड़ान बहुत अच्छी स्कीम है एविएशन सेक्टर के इंफ्रा के लिहाज से, बट कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को भी देखना है, रियलिस्टिक रूट्स भी आपको देखने पड़ेंगे जो सर कह रहे हैं, अन्यथा इसका पूरा खामियाजा आखिर में एक आम आदमी भुगतेगा। सर बहुत संक्षेप में, जो मैंने अभी हर्षवर्धन सर से भी पूछा था, क्या मार्केट कैप को भी कैप किया जा सकता है सर? 50%, 49% तक सीमित कर दीजिए ताकि बाकी प्लेयर्स के लिए भी। अब यहाँ 64-65% बन रहा है, पायलट की शॉर्टेज है, उसके बावजूद आपको एग्जेम्पशन पे एग्जेम्पशन मिल रहे हैं, इतना बड़ा होने दिया। हो सकता है कि एक अच्छी भावना हो सरकार की इसके पीछे, बट क्या ये एक रणनीतिक चूक नहीं है? क्या वो उसको कैप करके 50% किया जा सकता है सर, ताकि मोनोपोली ना रहे? गुप्ता सर। ऐसा है कि देखिए, कोई भी इस तरह का कानून नहीं लग सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपने मेरी कैपेसिटी 50% करी, कल को दूसरी एयरलाइन का पैसेंजर डाउन हो गया और मेरी फिर कैपेसिटी 60% हो गई क्योंकि मैंने 60% पैसेंजर को कैरी किया है, या किसी एयरलाइन के 5 प्लेन खराब हो गए या 10 प्लेन खराब हो गए, तो उसकी कैपेसिटी, तो उसकी वजह से मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, फिर आप मुझे फाइन करने होंगे। इशू ये है कि अपने को देखना है कि कैपेसिटी लॉन्ग टर्म पे कभी भी किसी की ज़्यादा ना हो। दूसरा, अगर बाई चांस ज़्यादा है तो हमें उसको प्रोटेक्शन कैसे करना है पैसेंजर्स को। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पैसेंजर्स का फेयर, अभी मैंने एक रिपोर्ट निकाली है, मैंने लिखा है कि ये देखिए बड़ी कितनी विचित्र बात है कि एक तो आपने अपने फ्लाइट्स को डिले किया, कैंसिल किया, और उसके बाद से जो बाकी फ्लाइट थी उसमें किराया आपने 5,000 की जगह 50,000 कर दिया। तो आपने तो अपने द्वारा क्रिएट की हुई त्रासदी से अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने का किया। तो मेरा तो एक सजेशन है कि ये जितने भी फेयर बढ़े हैं पिछले 10 दिन में, वो सारे फेयर को नॉर्मलाइज फेयर करके जितना भी डिफरेंस है उसको डिसगॉर्ज करना चाहिए और वो पैसा वापस होना चाहिए, चाहे कंज्यूमर को हो, चाहे सरकार को जाए, चाहे पैसेंजर बेनिफिट के लिए जाए। तो हमको किसी भी तरह के इस तरह नहीं करना है। हमें मोनोपोली से प्रॉब्लम तभी है जब मोनोपोली हमको परेशान करती है। हमें मोनोपोली, भारतीय रेल है, ये मोनोपोली है, लेकिन हमें उससे परेशानी नहीं है क्योंकि वो पैसेंजर्स को परेशान नहीं करती, पैसेंजर से औने पौने दाम नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि पब्लिक यूटिलिटी जो है वो 100% फ्री एंटरप्राइज नहीं हो सकती है। ओके सर। क्योंकि 100% फ्री एंटरप्राइज का मतलब जब मेरी मर्जी आई तो मैंने चलाई, जब मेरी मर्जी आई तो मैंने नहीं चलाई। हाँ, नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मोनोपोली तो इंडियन रेलवेज की भी है, लेकिन उससे आम यात्रियों को क्योंकि कोई असुविधा नहीं होती है, इसलिए मोनोपोली, सिर्फ मोनोपोली को कोसना भी एक दूसरा पक्ष होगा। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था, काफ़ी चीज़ें आप लोगों से मिली आपके एक्सपीरियंसेस से। थैंक यू सो मच, इस बहुत महत्वपूर्ण और पेचीदा विषय पर आपने रोशनी डाली। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षवर्धन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, गुप्ता सर आपका, और डॉक्टर कौल सर आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।